नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी आज अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के सामने कहीं भी नहीं ठहरते, लेकिन 20 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। 2008 में मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे। उनका नेटवर्थ था 43 बिलियन डॉलर, जबकि अनिल अंबानी छठे नंबर पर थे और उनका नेटवर्थ था 42 बिलियन डॉलर। लेकिन आज मुकेश अंबानी की संपत्ति करीब 125 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। वहीं अनिल अंबानी खुद को दिवालिया घोषित कर चुके हैं ब्रिटेन की एक कोर्ट में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अनिल अंबानी अर्श से फर्श तक पहुंच गए। उनके अच्छे दिन भी आने शुरू हुए हैं, लेकिन अब ईडी उनके दरवाजे पर पहुंची है। वो क्यों पहुंची है, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि उनकी जो दो कंपनियां हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो उनके रिजल्ट्स आए उसमें वो प्रॉफिटेबल हो गई है, मुनाफा कमा रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब कर्ज मुक्त हो चुकी है, जबकि रिलायंस पावर अब अपना कर्जा धीरे धीरे उतार रही है, लेकिन वो भी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो यही दो कंपनियां हैं जो अनिल अंबानी के लिए कहीं ना कहीं उम्मीद का किरण बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गुरुवार को मुंबई में उनकी कंपनियों की तलाशी लेने पहुंच गया। तो आज हम समझेंगे कि क्यों स्टेट बैंक हो या यस बैंक हो, क्यों अनिल अंबानी की कानूनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि ईडी क्यों गई। देखिए, अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं, रिलायंस की अलग अलग कंपनियां हैं, उन्होंने यस बैंक से करीब 3000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। और जब ये कर्जा लिया तो उसमें दो चीज़ें हुई। ये कर्जा तो अनिल अंबानी की कंपनियों में आया, लेकिन उसके बाद ये पैसा रूट कर दिया गया शेल कंपनियों के पास, जिसको हम कहते हैं डब्बा कंपनी या फर्जी कंपनी। अब उन कंपनियों ने दो काम किए। पहला काम तो उन्होंने किया कि ये पैसे वापस उन्होंने अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों को लौटा दिए, और अनिल अंबानी की ग्रुप की कंपनियों ने जो ये पैसा आया, जो पहले कर्ज का था, वो शेल कंपनियों में गया, शेल कंपनियों से पैसा घुमाकर वापस अपनी ही कंपनी में लाया, उसका इस्तेमाल किया कर्जा चुकाने के लिए, जो पुराना कर्जा था। लेकिन जब यस बैंक से कर्जा लिया था तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे, उन्होंने अपना कोई और कारण बताया था। तो एक तो शेल कंपनियों की तरह से इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और दूसरा मामला ये है, उसी तरह से शेल कंपनियों ने रिश्वत दी, क्योंकि ये यस बैंक की भी कहीं ना कहीं साठगांठ थी इस खेल में। तो यस बैंक के अधिकारियों को शेल कंपनियों ने रिश्वत दी। ये दो आरोप है। इसी के चलते अनिल अंबानियों की कंपनी की जांच करने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुंबई में पहुंचा। तो ये मामला अनिल अंबानी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये जो है पीएमएलए का मामला है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो एक बहुत कड़ा कानून है, उसके तहत ये मामला बन रहा है। तो दूसरा मामला जो है अनिल अंबानी पर, वो है, आपने पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक ने भी उनका जो कर्जा था उनकी कंपनियों का, आरकॉम का, उसको फ्रॉड घोषित किया है। वहाँ भी लगभग यही आरोप है कि जो पैसे स्टेट बैंक से उन्होंने कर्जे के तौर पे करीब 2200 करोड़ रुपया उठाए थे, उसको भी घुमाकर दूसरे लोन चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो रिजर्व बैंक की जो कानून है उसके हिसाब से स्टेट बैंक ने जो नियम के तहत इसको फ्रॉड घोषित किया है। और अगला कदम ये होता है फ्रॉड घोषित करने के बाद कि ये केस जाता है सीबीआई के पास। तो अभी स्टेट बैंक ने ये केस सीबीआई के पास नहीं भेजा है, लेकिन देर सवेर वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो इस तरह से अनिल अंबानी के पीछे अब ईडी भी है और सीबीआई भी है। लेकिन ये पहले नहीं था। 20 साल पहले जब धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ, तो अनिल अंबानी अच्छी स्थिति में थे, मुकेश अंबानी भी अच्छी स्थिति में थे। जब बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के खाते में आया पेट्रोकेमिकल, मोटे तौर पे पेट्रोकेमिकल का जो बिज़नेस था, जो पेट्रोलियम वाला बिज़नेस था, वो आया, ऑयल वाला। जबकि अनिल अंबानी के हाथ लगे थे जो उभरते हुए सेक्टर थे, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, इस तरह के जो सेक्टर थे वो अनिल अंबानी के हिस्से में गए थे।
तो ये माना गया था कि अनिल अंबानी जो उभरते हुए सेक्टर है उसमें काम करेंगे तो वो अपनी कंपनी को शायद मुकेश अंबानी से भी आगे ले जाए। और जैसा मैंने कहा कि 2008 के आसपास लग भी रहा था ऐसा। जो रिलायंस कैपिटल कंपनी थी जो म्यूचुअल फंड और फाइनेंस के काम करती थी, उसका 2008 में जो मार्केट कैप था वो एचडीएफसी से भी ज़्यादा हो गया था। अब तुलना कीजिए, आप आज एचडीएफसी कहाँ है, और तो आज से करीब 17 साल पहले एचडीएफसी से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी हो गई थी रिलायंस कैपिटल। या जो रिलायंस कॉम, जो आर कॉम है, जो फ़ोन का बिजनेस, मोबाइल फ़ोन का काम करती थी, जो कि मुकेश अंबानी की जियो से पहले काम था अनिल अंबानी के पास में, वो देश की नंबर 2 कंपनी बन गई थी मोबाइल में, लेकिन वो भी कंपनी डूब गई। इसके अलावा उन्होंने एंटरटेनमेंट क्षेत्र में भी काम किया, बिग एफएम चैनल खोले, सिनेमाघरों के नेटवर्क खोले, बहुत सारा काम उन्होंने फैलाया। लेकिन ये फैलाते फैलाते कहीं ना कहीं वो कर्ज के जाल में फंस गए और इसी कर्ज से निकलने के चक्कर में ये उन पर फ्रॉड करने के आरोप लग रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, ये इससे वो कैसे निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे समय जब लग रहा था कि अनिल अंबानी का बिजनेस बिल्कुल बैठ चुका है, उनके लिए उम्मीद की किरण बन के आई है 2 कंपनियां। वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मेट्रो या और काम करती है, और दूसरी है रिलायंस पावर। तो ये दोनों कंपनियां पिछले साल भर में प्रॉफिटेबल हो गई है। इनका कर्जा, जैसे मैंने कहा कि एक का उतर चुका है, दूसरे का उतर रहा है। इनके शेयरों के भाव भी बढ़ चुके हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 78% बढ़े हैं, रिलायंस पावर के 90% बढ़े हैं। तो दोनों कंपनियों के शेयरों में भी पिछले 1 साल में तेज़ी देखने के लिए मिली है। लेकिन अब ये जो पंचर हुआ है एक तरह से, उसमें कहीं ना कहीं छेद लगा है, वो ये जो ईडी और सीबीआई का केस है। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने ये साफ कर दिया है कि अनिल अंबानी अब हमारी कंपनियों से सीधे कोई दखल नहीं रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक और मामला हुआ था कर्ज से जुड़ा हुआ, वो था रिलायंस हाउसिंग का। तो उस मामले में भी यही हुआ था कि कर्ज चुकाने के लिए उन पर घोटाला करने का आरोप लगा था अनिल अंबानी पर। तो इसी के चलते सेबी ने उनको 5 साल तक न केवल शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया था, बल्कि ये भी कहा था कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पर या वहाँ की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं हो सकते हैं। इसी के चलते उनको इन कंपनियों से हटना पड़ा था, जैसे मैंने कहा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर। तो इनके शेयरों में भी गिरावट आई जब ये जांच हुई है, ये छापे पड़े हैं। लेकिन ये कंपनियां कह रही कि हमारा अनिल अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी रोज़मर्रा के काम में उनका कोई दखल नहीं है। तो कुल मिलाकर 20 साल पहले अनिल अंबानी ऊपर थे, अब नीचे आ गए हैं। और जब लग रहा था कि रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो वापसी कर सकते हैं, तभी उनके जो पुराने कारनामे कह लीजिए, पुराने जो आरोप हैं, वो उनको घेर रहे हैं, उनकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। तो आज के हिसाब किताब में इतना ही। अगर हिसाब किताब को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हमेशा की तरह उनका जवाब देंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।